हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठी अंतर्भारती कक्षा 9 में इस पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ रंगलेला सामना, इसका स्वाध्याय और भाषाभ्यास। तो चलो देखते हैं इसका स्वाध्याय और भाषाभ्यास। बच्चों, स्वाध्याय में पहला प्रश्न है कारणे शोधा। उसमें 1 नंबर, सुरुवातीला सामना रंगायला सुरुवात झाली कारण। इसका हिंदी में अर्थ ये है कि शुरू से ही मैच रोमांचक यानी इंटरेस्टिंग होने लगा, कारण हमें लिखना है। तो देखते हैं उत्तर। तो बच्चों, उत्तर ये है, कारण 7वीच्या भिडूने 6वीच्या कर्णधाराला पकडले व प्रेक्षकांनी आरोळ्या ठोकल्या। इसका हिंदी में अर्थ, कारण 7वीं के भिड़ू ने 6ठी क्लास के कर्णधार एंड कैप्टन को पकड़ा और प्रेक्षक लोगों ने यानी ऑडियंस ने ताली बजाई और शोर किया। दूसरा, 5 बात पाहिजेत 5 असे काही मुले ओरडली कारण। इसका हिंदी में अर्थ है कि 5 बात चाहिए 5 ऐसे कुछ बच्चे चिल्लाए, क्योंकि, उत्तर देखते हैं, क्योंकि कारण 7वीं संघाचा सावंत हा हुक्मी एक्का होता। इसका हिंदी में अर्थ, क्योंकि 7वीं के संघ का सावंत ये हुक्मी एक्का था, इसलिए। अब देखते हैं बच्चों पहले प्रश्न का आ नंबर का प्रश्न। खालील वाक्यातून त्या त्या व्यक्तीचे कोणते गुण दिसतात ते खालील यादीतून शोधून लिहा। इस प्रश्न का अर्थ ये है कि नीचे जो वाक्य दिए हुए हैं, ये जो वाक्य दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, इन वाक्यों में उस व्यक्ति के कुछ गुण दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है कि नीचे जो लिस्ट दी है उस लिस्ट से हमें ढूंढना है। जैसे कि ये नीचे लिस्ट दी है, समय सूचकता, आळशी, प्रसंगावधानी, खिलाड़ू वृत्ति, घाबरट, कुशल, धैर्यशील और विश्वासु, ये लिस्ट में गुण दिए हैं, वो हमें ढूंढ के उस वाक्य में लिखने हैं। चलो देखते हैं उत्तर। पहिला वाक्य है, त्याबरोबर मधल्या भिडूने त्याच्यावर एकदम झड़प घालून त्याला पकड़ले। तो इस लिस्ट में जो गुण दिए हैं, इसका प्रसंगावधानी ये गुण यहाँ पे आएगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। दूसरा है, सावंत ने हा हा म्हणता साखड़ी तोड़ली। तो इसमें धैर्यशील लिस्ट का ए गुण आएगा। नंबर 3, सुळे आपल्या संघाकडे सफाईने निघून गेला। इसमें कुशल ये गुण आएगा। नंबर 4, घाबरू नका, कमी गुण मिळाले तरी हरकत नाही। इसमें समय सूचकता ये गुण आ गया। दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी एकमेकांना मिठ्या मारल्या, ये 5वें नंबर का वाक्य है और इसमें खिलाड़ू वृत्ति ये गुण दिखाई देता है। तो बच्चों, ये हो गया हमारा पहले प्रश्न के आ का उत्तर। अब देखते हैं हम प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा है, जोड़िया जुड़वा। जोड़िया जुड़वा यानी जोड़ी लगाना है। एक साइड में अ गट दिया है और इस साइड में ब गट दिया है। तो अ गट की वाक्य जो है उसकी जोड़ी ब गट से लगानी है। तो इसमें पहला वाक्य है, मूर्ति लहान पण कीर्ति महान। यानी इसका हिंदी में अर्थ ये होता है कि मूर्ति छोटी है लेकिन उसकी कीर्ति बड़ी है। तो इस प्रकार का सेंटेंस बोला गया था सूड़े के लिए, क्योंकि सूड़े दुबला पतला था, छोटा सा था, और लेकिन वो बहुत अच्छा खेलता था, तो इसके लिए ये बोला गया था मूर्ति लहान पण कीर्ति महान। तो 1 नंबर की ये मूर्ति लहान पण कीर्ति महान, इसकी जोड़ी लगेगी ई नंबर का जो है सूड़े। दूसरा है इसमें हाड़ा पेराने मजबूत। हाड़ा पेराने मजबूत यानी ताकतवर, मजबूत होना। तो ये सावंत था हाड़ा पेराने मजबूत, तो ये जोड़ी लगेगी बड़ी ई को, सावंत। जिंकनारा संघ यानी जीतने वाला संघ कौन सा था? 6ठी क्लास, तो ये जोड़ी लगेगी अ, 6वीची मुले। और चौथा है, मध्यंतरासाठी खेळ थांबवणारे, यानी बीच में जो इंटरवल होता है तो उस समय खेल रोकने वाले कौन होते हैं? पंच यानी अंपायर। तो ये हो गया बच्चों हमारे प्रश्न दूसरे का उत्तर। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा।
प्रश्न तिसरे में अ है, खालील वाक्प्रचार वाचा व त्यांचे अर्थ शोधा, त्या वाक्प्रचारांचा वाक्यात उपयोग करा। वाक्प्रचार, ये जो नीचे दिए हैं ना, ये है वाक्प्रचार, ये वाक्प्रचार है। तो एक वाक्प्रचार हमें पढ़ना है और उनके अर्थ हमें ढूंढना है, और वो अर्थ ढूंढने के बाद इनका वाक्य में प्रयोग करना है, और वो पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य हमें लिखना है। ये है इस प्रश्न का अर्थ। तो चलो हम देखते हैं इसका पहला, हाड पैर मजबूत असने। ये बच्चों मैंने यहाँ लिखा है, ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो। वाक्य में उपयोग आपको अपने मन से ही करना है, लेकिन फिर भी उदाहरण के लिए मैंने लिख के दिखाया है। हाड पैर मजबूत असने, इसका अर्थ होता है धड़धाकट असणे, यानी हट्टा कट्टा। और वाक्य में प्रयोग इसका मैंने किया है, सुनीलची हाडं पेरं मजबूत असल्यामुळे त्याला त्याचे सर्व मित्र घाबरायचे। दूसरा है हमारा निर्धार करने। निर्धार करने का अर्थ होता है निश्चय करने, निश्चय करना। और वाक्य में प्रयोग मैंने किया है, 9व्या वर्गाच्या परीक्षेत पहिला नंबर आणण्याचा मी निर्धार केला। तीसरा है धमाल उड़ने। धमाल उड़ने, इसका अर्थ होता है खूब मज़ा करने, यानी खूब मज़ा करना। और वाक्य में प्रयोग मैंने किया है, या वर्षी आम्ही दिवाळीत खूब धमाल उडवली। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न तीसरे का आ। खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांचे वचन बदलून वाक्य पुन्हा लिहा। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि नीचे जो दिए गए वाक्य हैं उसमें जो अधोरेखित यानी अंडरलाइन किए हुए जो शब्द है उनका वचन हमें बदलना है और पूरा वाक्य फिर से लिखना है। जैसे कि देखो, पहले सेंटेंस में त्यांचा, इसके नीचे अंडरलाइन किया है, दूसरे सेंटेंस में खेळाडूला और तीसरे सेंटेंस में सामना, ये अंडरलाइन किए हुए शब्द है। तो इनके हमें वचन चेंज करना है और फिर से दोबारा वाक्य लिखना है। तो चलो देखते हैं, यहाँ मैंने करके दिखाया है आपको। देखो, त्यांचा खेळातील दम संपत आला, ये पहला वाक्य है हमारा। तो यहाँ त्यांचा, ये त्यांचा जो है ये शब्द जो है अनेक वचनी है, तो हमें क्या करना है, इसका वचन चेंज करना है। यानी यहाँ अनेक वचनी है तो इसको हमें एक वचन में बनाना है। तो देखते हैं, ये देखो मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है, त्यांचा, इसकी जगह आ गया त्याचा, त्याचा खेळातील दम संपत आला। ये फिर से हमने वाक्य चेंज करके, वचन चेंज करके वाक्य लिखा है। दूसरे वाक्य में है, कैप्टन ने खेळाडूला इशारा दिला। खेळाडूला यानी एक खेळाडू, एक खिलाड़ी को, तो हमें इसको अनेक वचन में बदलना और वाक्य लिखना है। तो मैंने यहाँ बना के दिखाया है आपको। कैप्टन ने खेळाडूंना इशारा केला। क्या है कि एक वचन में खेळाडू होता है और अनेक वचन में खेळाडूंना, ऐसे होता है। तीसरा वाक्य है, क्रीडांगणावर अंतिम सामना पाहण्यासाठी गर्दी जमली होती। इसमें सामना एक वचन है और हमें इसको चेंज करके अनेक वचन में बदलना है। तो इसका वाक्य सामना की जगह सामने आएगा अनेक वचन में। ये वाक्य भी मैंने इधर करके दिखाया है, देखो तीनों में पढ़ के दिखाती हूँ आपको। देखो, पहले तीसरा वाक्य देखते हैं, क्रीडांगणावर अंतिम सामने पाहण्यासाठी गर्दी जमली होती। देखो, यहाँ सामना का सामने हो गया। पहले वाक्य में मैंने बोला था त्यांचा था, तो यहाँ एक वचन में त्याचा हो गया, त्याचा खेळातील दम संपत आला। दूसरे वाक्य में खेळाडूला इशारा केला, ऐसे था, तो यहाँ इसका वचन चेंज हो गया, कैप्टन ने खेळाडूंना इशारा केला, ऐसे हो गया। और तीसरे में सामना की जगह सामने अनेक वचन आ गया। तो इस प्रकार से ये वाक्य वचन चेंज करके बने हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, चौथा प्रश्न, स्वमत। स्वमत यानी अपना मत लिखना है। तो इसमें पहला है, पाठातील रंगतदार सामन्याचे वर्णन तुमच्या शब्दात लिहा। यानी पाठ में जो रोमांचक मैच आपको वर्णन किया हुआ है उसका वर्णन हमें अपने शब्दों में करना है। चलो देखते हैं उत्तर। देखो उत्तर, 7वी विरुद्ध 6वी असा कबड्डीचा अंतिम सामना होता। ओली सुकी 6वीच्या कर्णधाराने जिंकली व खेळायला सुरुवात केली, पण तो बाद झाला।
प्रेक्षकांनी खूप टाळ्या वाजवल्या. अशा रीतीने सुरुवातीला सामना रंगायला सुरुवात झाली. नंतर 7वीचा हुकमी एक्का सावंतने चढाई केली व 6वीच्या संघाचे 3 गडी बाद केले. 6वीचा सुळे याने चढाई केली व 7वीचा 1 गडी बाद केला. 6वीचा कर्णधार जिवंत झाला. त्यानंतर 6वीची मुले सावधानीने खेळ खेळली व शेवटी त्यांची जीत झाली. सर्वांमध्ये खिलाड़ू वृत्ति होती. तो बच्चों, ये इसका उत्तर है. इसको मैं हिंदी में भी आपको बताती हूँ. वैसे देखा जाए तो ये स्वमत का प्रश्न है, यानी अपना मत लिखना है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसका उत्तर बना के बताया है. आप अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं. हिंदी में देखो बच्चों, हिंदी में 7वीं और 6ठी दोनों क्लास में कबड्डी की फाइनल मैच चल रही थी. ओली सुकी यानी टॉस 6ठी क्लास के कर्णधार यानी कैप्टन ने जीत लिया और उसने खेलने को शुरुआत की, लेकिन वो जल्दी से बाद हो गया यानी आउट हो गया. प्रेक्षक यानी ऑडियंस को खूब मज़ा आया, उन्होंने तालियां बजाई और इस प्रकार से शुरू से ही मैच इंटरेस्टिंग होने लगी, रोमांचक होने लगी. बाद में 7वीं क्लास का हुक्मी एक्का सावंत ने चढ़ाई की और 6ठी क्लास का जो संघ था उसके 3 गड़ी बाद किए, 3 गड़ी उसके आउट कर दिए. 6ठी क्लास का सुड़े इसने चढ़ाई की व 7वीं क्लास का एक गड़ी यानी एक खिलाड़ी आउट कर दिया. उसको आउट करने के बाद 6ठी क्लास का कर्णधार जो था, 6ठी क्लास का जो कैप्टन था, वो जिंदा हो गए यानी वो फिर से खेलने आया. और उसके बाद 6ठी क्लास के बच्चे बड़ी सावधानी से खेलने लगे, कोई भी गलती नहीं करना ऐसा उन्होंने निश्चय किया और आखिरी में उनकी जीत हो गई 6ठी क्लास की. और सभी में 6ठी क्लास और 7वीं क्लास दोनों में खिलाड़ी वृत्ति थी, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बहुत अच्छे तरीके से मैच कैसे रोमांचक हो रही थी. तो यह है बच्चों इसका उत्तर. स्वमत में दूसरा प्रश्न है बच्चों, संपूर्ण व्यक्तिमत्व विकासात खेळाचे असलेले महत्त्व तुमच्या शब्दात लिहा. इसका हिंदी में अर्थ है कि अपना जो व्यक्तिमत्व विकास होता है उस विकास में खेल का बहुत महत्व है, ये आपको अपने शब्द में लिखना है. देखते हैं उत्तर. देखो उत्तर, व्यक्तिमत्व विकासामध्ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक ह्या विकासांचा समावेश होतो. खेळ खेळल्याने शरीराचा चांगला व्यायाम होतो, शरीरात स्फूर्ती येते, शरीराला ऊर्जा मिळते, शरीरात जास्त प्रमाणात असलेले फॅट्स जळतात व शरीर सुडौल बनते, म्हणजेच आपला शारीरिक विकास होतो. उघड्या मैदानावर खेळ खेळल्याने आपल्या शरीराला शुद्ध हवा व ऑक्सिजन यानी प्राणवायू मिळतो. आपले मन पण ताजेतवाने होते, चांगली भूक लागते, अन्नपचन होते. कबड्डी, खो खो, क्रिकेट सारखे सांघिक खेळ खेळल्याने माणसाची खेळाडू वृत्ती वाढते, सहनशीलता वाढते, म्हणजेच मानसिक व सामाजिक विकास होतो. समाजात कसे वागावे हे खेळातून माणूस शिकतो. तो ये इसका उत्तर है. इसका हिंदी में भी मैं आपको अर्थ बताती हूँ. देखो हिंदी में, व्यक्तिमत्व विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक इन 3 विकासों का समावेश होता है. खेल खेलने से शरीर का अच्छे से व्यायाम होता है, शरीर में स्फूर्ति आती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट्स रहते हैं वो बर्न होते हैं और अपना शरीर सुडौल बनता है, यानी कि अपना शारीरिक विकास होता है. खुले मैदान में खेल खेलने से अपने शरीर को शुद्ध हवा और ऑक्सीजन मिलता है, अपना मन प्रसन्न हो जाता है, अच्छी भूख लगती है, अन्नपचन होता है. कबड्डी, खो खो, क्रिकेट सारखे यानी कबड्डी, खो खो, क्रिकेट जैसे सांघिक खेल खेलने से मनुष्य की खिलाड़ी वृत्ति बढ़ती है, उसकी सहनशीलता बढ़ती है, यानी कि मानसिक व सामाजिक विकास होता है. समाज में कैसे रहना चाहिए ये खेल खेलने से मनुष्य सीखता है. तो बच्चों इस प्रकार से ये है उत्तर. स्वमत का तीसरा प्रश्न है, मी अनुभवलेला
चुरशीचा सामना या विषयांवर 8 ते 10 ओळी लिहा। इसका हिंदी में अर्थ ये है कि मैंने देखा हुआ रोमांचक मैच, इस विषय पर हमें 8-10 लाइन लिखने हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में आपको अपने मन से तो लिखना ही है, लेकिन ये पाठ जो है रंगलेला सामना, इसका पूरा सारांश भी आप लिखेंगे तो भी एक आपकी मैच बन जाएगी, आपने देखी हुई एक रोमांचक मैच बन जाएगी। अगर इसको नहीं लिखना है तो पहले प्रश्न के उत्तर में भी यही वर्णन आया है, उसको भी आप लिख सकते हैं। या तो आपने देखी होगी कोई मैच, रोमांचक मैच, तो उसका वर्णन भी आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं 8-10 सेंटेंस में। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों भाषा अभ्यास। भाषा अभ्यास में हमें पढ़ना है द्वंद्व समास। पिछले पाठ में हमने समास देखा था, अव्ययी भाव समास, और अभी हम देखेंगे द्वंद्व समास। खालील उदाहरणे वाचा व अभ्यासा। नीचे दिए गए उदाहरण पढ़ो और उसका अभ्यास करो। तो इसमें पहला उदाहरण दिया है, मुलांनी आईवडिलांची आज्ञा पाळावी। इसका हिंदी में अर्थ है कि बच्चों ने आई वडील यानी माता और पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरा उदाहरण देखो, आई गावाहून 4-5 दिवसात परत येईल। देखो यहाँ अंडरलाइन किए हुए शब्द है। पहले वाक्य में आई वडिलांची, दूसरे वाक्य में 4-5, ये अंडरलाइन किया हुआ है। तो दूसरा वाक्य क्या है, आई गावाहून 4-5 दिवसात परत येईल, यानी आई यानी माँ गांव से 4-5 दिनों में वापस आएंगी। तीसरा वाक्य है, दूरच्या प्रवासात सोबत अंथरूण पांघरूण घ्यावे। इसका हिंदी में अर्थ है कि दूर के सफ़र में, प्रवास में अपने साथ अंथरूण पांघरूण यानी बिछाने के लिए और ओढ़ने के लिए चादर लेना चाहिए। तो ये है इसका हिंदी में अर्थ, और इसमें अंडरलाइन किया हुआ शब्द है अंथरूण पांघरूण। तो प्रश्न देखो क्या पूछे हैं नीचे, अधोरेखित शब्दात किती पदे आहेत। पहला प्रश्न पूछा गया है आपको, अधोरेखित यानी अंडरलाइन किए हुए शब्दों में कितने पद हैं। कितने पद हैं, देखो पहले सेंटेंस में आई वडिलांची यानी आई और वडील 2 पद हैं। दूसरे सेंटेंस में देखो 4 और 5 2 पद हैं। तीसरे सेंटेंस में देखो अंथरूण पांघरूण 2 पद हैं। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 2, यानी अधोरेखित शब्दात किती पदे आहेत, इसका उत्तर आएगा 2। इसका दूसरा प्रश्न है बच्चों, दोन्ही पदे महत्वाची वाटतात काय। हिंदी में अर्थ कि दोनों पद महत्वपूर्ण है क्या। तो इसका उत्तर आएगा हाँ, यस, क्योंकि द्वंद्व समास की परिभाषा ही ऐसी है कि द्वंद्व समास में दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका उत्तर क्या आएगा, हाँ। देखो द्वंद्व समास वैशिष्ट्य, द्वंद्व समास की विशेषताएं क्या है। पहला तो वैशिष्ट्य है इसका दोन्ही पदे महत्वाची। द्वंद्व समास में दोनों पद कैसे होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। समासाचा विग्रह आणि व समुच्चय बोधक उभयान्वयी अव्ययांनी, नाहीतर किंवा अथवा या विकल्प बोधक उभयान्वयी अव्ययांनी करतात। क्या बताया गया है इसमें कि अगर हम द्वंद्व समास का विग्रह करेंगे, विग्रह करना यानी अलग अलग करना, जैसे कि द्वंद्व समास का एक उदाहरण लेते हैं कृष्ण-अर्जुन। तो कृष्ण-अर्जुन का विग्रह करना यानी कृष्ण और अर्जुन, इन दोनों को हमने क्या किया, अलग अलग किया। तो जब हम ऐसा विग्रह करते हैं तो इसमें आणि व ये जो समुच्चय बोधक उभयान्वयी अव्यय हैं ये इसमें आते हैं, या तो किंवा अथवा, इस प्रकार के विकल्प बोधक उभयान्वयी अव्यय आते हैं, है ना। क्या बोला मैंने, समुच्चय बोधक उभयान्वयी अव्यय आते हैं, और समुच्चय बोधक उभयान्वयी अव्यय कौन से हैं, आणि व, और दूसरा वाक्य मैंने क्या बोला, कौन से अव्यय आते हैं उभयान्वयी, विकल्प बोधक। तो विकल्प बोधक अव्यय कौन से होते हैं, किंवा अथवा, इस प्रकार के। विकल्प यानी पर्याय,
एक विकल्प और दूसरा विकल्प, तो इसमें कौन से उभयान्वयी अव्यय आते हैं? नाहीतर, किंवा, अथवा। चलो हम इसको नीचे वाले चार्ट से समझ लेते हैं। द्वंद्व समासाचे 3 उपप्रकार। द्वंद्व समास के कितने उपप्रकार हैं? 3 उपप्रकार हैं। पहला तो है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा उपप्रकार है वैकल्पिक द्वंद्व और तीसरा उपप्रकार है समाहार द्वंद्व। तो चलो इसका पहला प्रकार हम देखते हैं, इतरेतर द्वंद्व। दोन्ही पदे महत्वाची। दोन्ही पदे महत्वाची। अब देखो बच्चों, इतरेतर द्वंद्व में भी दोन्ही पदे महत्वाची, दोनों पद महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक द्वंद्व में भी दोनों पद महत्वपूर्ण है और समाहार द्वंद्व में भी दोनों पद महत्वपूर्ण है। यानी द्वंद्व समास की परिभाषा में ही हमें बताया गया है कि दोनों पद कैसे होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये तीनों जो उपप्रकार है इसमें क्या आएगा कि दोनों पद महत्वपूर्ण है। क्लियर? अब इसका विग्रह। विग्रह में इतरेतर द्वंद्व में आणि व या समुच्चय बोधक उभयान्वयी अव्ययांनी करावा। इतरेतर द्वंद्व कैसे पहचानेंगे हम? इतरेतर द्वंद्व में अगर विग्रह करना है हमें, तो इसमें कौन से शब्दों से हम विग्रह करेंगे? आणि व ये जो समुच्चय बोधक उभयान्वयी अव्यय, इनको क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक उभयान्वयी अव्यय। इनसे इसका क्या होता है? विग्रह होता है। देखो नीचे उदाहरण दिया है, आपको द्वंद्व समास पहचानना है, इतरेतर द्वंद्व, तो कैसे पहचानेंगे? ये देखो, ये उदाहरण है कृष्णार्जुन। इसमें अब देखो नीचे विग्रह करके दिखाया है, कृष्ण आणि अर्जुन। अगर इतरेतर द्वंद्व में हमें विग्रह करना है तो कैसे करेंगे? कृष्ण आणि अर्जुन। कौन सा शब्द लगा बीच में? कौन सा समुच्चय बोधक उभयान्वयी अव्यय आया? आणि। आणि की जगह वह भी आ सकता है। अगर इस प्रकार के समुच्चय बोधक उभयान्वयी अव्यय इसमें आएंगे तो पहचान लेना कि वहाँ पे इतरेतर द्वंद्व समास आ गया है। समझ में आया? अब हम देखते हैं द्वंद्व समास का दूसरा प्रकार, वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व में भी दोनों पद महत्वपूर्ण हैं। अब इसका विग्रह कौन से शब्दों से होता है? देखो, ये बस हमें ध्यान रखना है, फिर समास समझने में हमको कठिनाई नहीं होगी। विग्रह वा, किंवा, अथवा। तो वा, किंवा, अथवा, इस शब्दों से इनका क्या होता है? विग्रह होता है। और इन शब्दों को क्या बोलते हैं? विकल्प बोधक उभयान्वयी अव्यय। किसको बोलते हैं? अगर ये शब्द आएंगे कौन से? वा, किंवा, अथवा, तो ये कौन से शब्द हैं? विकल्प बोधक उभयान्वयी अव्यय। ये वैकल्पिक द्वंद्व में आता है। और इतरेतर द्वंद्व में कौन से शब्द आते हैं? आणि व। और आणि व इनको कौन से उभयान्वयी अव्यय बोलते हैं? समुच्चय बोधक उभयान्वयी अव्यय। अगर ए आ गए तो हमें पहचानना है कि वहाँ इतरेतर द्वंद्व है। अगर ये आ गए वा, किंवा, अथवा, तो हमें पहचानना है कि वैकल्पिक द्वंद्व है। ठीक है? अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है खरे खोटे। खरे यानी सच्चा, खोटे यानी झूठा। तो इसका अगर हमें विग्रह करना है तो हम विग्रह कैसे करेंगे? खरे, किंवा, खोटे। बीच में किंवा, ये जो विकल्प बोधक अव्यय है, ये हमने लगाया तो ये कौन सा समास बन गया? वैकल्पिक द्वंद्व। अगर यही खरे खोटे में हम बीच में आणि ये शब्द लगाते तो ये कौन सा समास हो जाता? इतरेतर द्वंद्व। समझ में आया ना? अब देखते हैं तीसरा, समाहार द्वंद्व। द्वंद्व समास का तीसरा उपप्रकार। इसमें भी दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं। दोन्ही पदांसोबत त्याच प्रकारच्या इतर पदांचा समावेश, समाहार गृहीत धरलेला असतो। अब समाहार द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पदों के साथ उसी प्रकार से और दूसरे पदों का समाहार गृहीत रहता है। जैसे कि भाजीपाला ये शब्द है।
अब हमें इसका विग्रह करना है, तो भाजी व इतर गोष्ठी। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों हमारे द्वंद्व समास के उपप्रकार। तो आज के पाठ में हमने पढ़ा है द्वंद्व समास और द्वंद्व समास के उपप्रकार। तो बच्चों, इस प्रकार से रंगलेला सामना इस पाठ का स्वाध्याय और भाषाभ्यास हमने देख लिया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम देखेंगे अगला पाठ दिवे होऊया। ये एक कविता है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।